सेल की एनर्जी करेंसी, एटीपी सेल की एनर्जी करेंसी, ये हमारा टॉपिक है आज का। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है और यह मुखफ़फ़ है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट का। ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई और पी से फास्फेट ग्रुप, इसका मुखफ़फ़ है। ये एक सेल की एनर्जी करेंसी है। जैसे मतलब बैंक में हमारा रुपया एक करेंसी है, बैंक में बंदा पैसे जमा करवाता है इसलिए ताकि इन फ्यूचर उसको इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल इसी तरह से जो एटीपी है हमारे जिस्म के अंदर जखीरा रहती है ये एनर्जी, ताकि बाद में जो हम फ्यूचर में इसको इस्तेमाल कर सके। ठीक है, अब है एटीपी के अफ़ाल। एटीपी के अफ़ाल काम। नंबर एक रिप्रोडक्शन, इसके अलावा जो हरकत, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इसके बाद मैक्रोमॉलिक्यूल्स की तैयारी। मैक्रोमॉलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए और आरएनए, इनकी तैयारी, मैक्रोमॉलिक्यूल्स की तैयारी वगैरह। इन सारे अमाल के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी हमें एटीपी से हासिल करते हैं। रिप्रोडक्शन कहते हैं नस्ल बढ़ाना, री का मतलब दोबारा, प्रोडक्शन कहते हैं पैदाइश, दोबारा पैदाइश, यानी एक जानदार पैदा होता है फिर अपने जैसे नए जानदार पैदा करता है, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। जानदार हरकत करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं मॉलिक्यूल की कम इर्तिकाज से ज्यादा इर्तिकाज की तरफ हरकत, यानी कम तादाद से ज्यादा तादाद की तरफ हरकत करना, वो क्या कहलाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंडोसाइटोसिस कहते हैं मादा जात का सेल के अंदर दाखिल होना, एंडोसाइटोसिस, और सेल से बाहर खारिज होना, वो क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस। मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं बड़े मॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल किसे कहते हैं? बड़े मॉलिक्यूल की तैयारी, जैसे डीएनए, आरएनए, ये बड़े मॉलिक्यूल हैं। इनको बनाने के लिए जो है वो एनर्जी की जरूरत होती है, उसे कहते हैं एटीपी। वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? एटीपी। अब एटीपी जो है वो एनर्जी को एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील कर सकती है। एनर्जी को एक हालत से दूसरी हालत में, यानी आपके पास एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। जो इस्तेमाल हो रही होती है एनर्जी, वो होती है काइनेटिक एनर्जी, और जो एनर्जी हमारे मुस्तकबिल के लिए जखीरा होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो एटीपी इस्तेमाल भी होती है फिर दोबारा भी बन जाती है। ये इसको इस्तेमाल करना और दोबारा बना लेना, ये किस वजह से होता है? इसके स्ट्रक्चर की वजह से होता है। अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर। एटीपी के सब यूनिट्स, या एटीपी की साख्त। एटीपी की साख्त। एटीपी के 3 सब यूनिट्स होते हैं। कितने सब यूनिट्स होते हैं? 3 सब यूनिट्स होते हैं। वो 3 सब यूनिट्स कौन से हैं? नंबर एक है न्यूक्लियोटाइड, जिसे कहते हैं डबल रिंग वाली एडिनिन। डबल रिंग वाली, ये रिंग है लफ्ज़, रंग नहीं है, रिंग वाली एडिनिन। डबल रिंग वाली एडिनिन कैसे होती है? जिसके अंदर 2 रिंग बने हुए हो। ऐसे ये 2 रिंग बने हैं, इसे कहते हैं डबल रिंग वाली एडिनिन। ये है हमारे पास एडिनिन। उसके बाद दूसरे नंबर पे है 5 कार्बन वाली राइबोज शुगर। 5 कार्बन वाली राइबोज शुगर।
राइबोज शुगर, ये है हमारे पास 5 कार्बन वाली राइबोज शुगर। ये कैसे पता चलता है कि 5 कार्बन है? जितने इसके कोने हैं समझ लो ये उसके कार्बन एटम है। ये कितने कोने हैं? 5 है। इसे कहते हैं 5 कार्बन वाली राइबोज शुगर। 5 कार्बन वाली राइबोज शुगर। उसके बाद है बेटा इसके साथ लगे हुए तीसरे नंबर पे है 3 फास्फेट ग्रुप्स। 3 फास्फेट ग्रुप्स। फास्फेट लफ्ज फास्फोरस से लिया गया है। एक फास्फोरस ये है, दूसरा फास्फोरस ये है, तीसरा फास्फोरस ये है। ये हैं 3 फास्फेट ग्रुप्स। 3 फास्फेट ग्रुप्स। इनके दरमियान में 2 फास्फेट के दरमियान बॉन्ड पाया जाता है। उस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। वो कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है? उसे कहते हैं टल्डी। इस तरह होता है, उसे क्या कहते हैं? टल्डी। उस बॉन्ड को टल्डी कहते हैं। और इस एक टल्डी को तोड़ने से 7300 कैलोरी या फिर 7.3 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी पर मोल, एनर्जी जो है वो क्या होती है? खारिज होती है। एनर्जी क्या होती है? खारिज होती है। खारिज होती है। कैसे होता है? इसके लिए कुछ इक्वेशन है वो देखें। हमारे पास है एटीपी, इसको पानी की मदद से यानी हरारत की मदद से तोड़ा जाता है, ये चेंज हो जाती है एडीपी के अंदर। एक फास्फेट ग्रुप अलग होता है और इससे एनर्जी हासिल होती है हमें 7300 कैलोरी पर मोल या फिर 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है बेटा, कितनी हमें एनर्जी हासिल होती है? जरा समझें, इस टी का मतलब था ट्राई। ट्राई किसे कहते हैं? टी को। एक फास्फेट ग्रुप हो गया अलहदा, बाकी बच गया 2। ये है डी जो है इस्तेमाल हो रहा है किसके लिए? डाई के लिए। डाई का मतलब क्या है? 2। और एक फास्फेट, ये आई का मतलब है इनऑर्गेनिक, क्योंकि फास्फोरस इनऑर्गेनिक है ना। yes, ऑर्गेनिक वो होते हैं जो हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल हो, और जो हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको कहते हैं इनऑर्गेनिक। उन्हें क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक। तो ये जो आई है वो इनऑर्गेनिक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब हमारे पास 3 फास्फेट ग्रुप दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? इसमें से एक हो गया अलहदा। इसमें से एक क्या हो गया? अलहदा। बाकी हमारे पास कितने बच गए? 2। जो 2 बच गए उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है डाईफास्फेट। क्या दिया हुआ है? डाईफास्फेट। ट्राईफास्फेट। अब क्या है? डाईफास्फेट। समझ आ गई सबको? इसके बाद फिर भी बाज़ दफा ज्यादातर रिएक्शन में यही होता है कि बाहर वाला जो फास्फेट ग्रुप है इसको तोड़ा जाता है, इस वाले को, बाकी 2 रह जाते हैं। उसी से एनर्जी इतनी मिल जाती है कि दोबारा जरूरत नहीं पड़ती, जानदार फिर एनर्जी इस्तेमाल करता है, हासिल करता है, फिर दोबारा ट्राईफास्फेट बना देता है। लेकिन बाज़ दफा ये होता है कि मजीद एनर्जी की जरूरत होती है, फिर डाईफास्फेट को भी तोड़ा जाता है। फिर क्या किया जाता है? एडीपी है हमारे पास, इसको पानी की मदद से तोड़ा गया तो इसके नतीजे में बन गया एएमपी, और साथ में इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप अलग हुआ और उससे एनर्जी हासिल हुई, और वो जो एनर्जी थी वो कितना थी? 7300 कैलोरी पर मोल। एक मोल में से 7300 कैलोरी एनर्जी जो है वो खारिज हो गई। समझ आ गया बेटा? अब जरा देखो, ये था डाईफास्फेट, एम कहते हैं मोनोफास्फेट। एम किसे कहते हैं? मोनोफास्फेट। डाईफास्फेट में से एक फास्फेट फिर अलग हो गया, बाकी मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। फिर सिर्फ एक फास्फेट ग्रुप बच गया, वही एक फास्फेट, यानी इसको मजीद तोड़ दिया गया, फिर बाकी हमारे पास सिर्फ एक फास्फेट ग्रुप जो है वो बच गया। लेकिन बाद में दोबारा जानदार एनर्जी को हासिल करता है और इस डाई मोनोफास्फेट को डाईफास्फेट में, और डाईफास्फेट को दोबारा जो है ट्राईफास्फेट में एटीपी में तब्दील कर देता है। लेकिन एक
जैसे एक फास्फेट ग्रुप को तोड़ने से 7300 एनर्जी खारिज होती है, अब उसको जोड़ने के लिए फिर हमें 7300 कैलोरी एनर्जी की जरूरत है। फिर हमें उस एनर्जी की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। वो अगर हमारे पास होंगे, जानदार के पास होंगे, तो वो एक फास्फेट ग्रुप को जोड़ सकेगा, आपस में मिला सकेगा, तभी उसके पास ये एनर्जी जखीरा होगी, तो फिर ये रिएक्शन दोबारा से हो सकेगा। एटीपी को 1929 में कार्ल लोमैन ने दरियाफ्त किया। ये मारूफी के अंदर सवाल अक्सर पूछ लेता है कि एटीपी को किसने दरियाफ्त किया, कब दरियाफ्त किया, ठीक है। और एक लिम्फ्रिस था, उसने 1940 के अंदर इस एटीपी की साख के बारे में, एटीपी के अफ़ाल बताने के बारे में उसे नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। नोबेल प्राइज साइंस की दुनिया का एक बड़ा इनाम होता है जो सिविल और साइंसी लोगों में तमाम में तकसीम किया जाता है जिनके पास कोई अच्छा कारनामा मौजूद हो। समझ आ गया बेटा? चलिए।